ईवी गाड़ी चार्ज हो रही है और पीछे से ही नीचे साइड से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और तुरंत उसमें आग लग जाती है विद इन सेकंड्स। बैटरी का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या फेस की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर की। पहले चार्जर्स खराब भी रहते थे, ज्यादातर इनऑपरेबल रहते थे, बट अब फॉर्चुनेटली मैंने देखा कि चार्जर्स ज्यादा वर्किंग रहते हैं कंपैरेटिवली। अच्छा, जैसे अभी हैरियर में एक नया कॉन्सेप्ट आया ना कि आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हो गाड़ी से ही। ये गाड़ी आपने चार्जिंग पे लगाई और आपको कोई पेमेंट नहीं करना, आप सीधे लेके जा सकते हो गाड़ी। ये क्या सिस्टम है, कैसे होता है ये? देखिए, ऐसी चीजें अच्छी हैं, फैसिलिटी है, लेकिन अगेन फिर इन चीजों के साथ फिर आपकी सेफ्टी कंसर्न्स हैं। मैं उसको नहीं वो करता, क्योंकि जहां तक बैंकिंग की बात है, आई रेस्ट्रिक्टेड टू माई मोबाइल फोन, आई विल नॉट कनेक्टेड टू माई। अगर किसी का 10 माले पे है या 8 माले पे है, जो सोसाइटी के लोग होते हैं ना, वो उनको चार्जिंग स्टेशन वहाँ सेटअप नहीं करने देना चाहते हैं। बहुत बड़ा इशू है एंड दे आर जस्ट वेटिंग टू बाय एन ईवी कि जब उनको वहाँ परमिशन मिले। कुछ लोगों ने तो जाकर के कोर्ट में फाइट करके अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जीत के आए और लगाया है। अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस करने के लिए बोलूँ, एक पेट्रोल गाड़ी में, डीजल गाड़ी में, एक इलेक्ट्रिक में और एक हाइब्रिड में, तो हाइब्रिड क्यों लोग नहीं ले, इलेक्ट्रिक ले? देखिए, अभी इंडिया में जो हाइब्रिड्स अवेलेबल है वो एक्चुअली में रियल टर्म्स में हाइब्रिड है। आपके हिसाब से कंप्लीट पैकेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कौन सी सबसे अच्छी गाड़ी है? क्या आपको पता है अभी भी इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का पेनिट्रेशन सिर्फ 6% है और हमारी इंडियन गवर्नमेंट कह रही है कि उसको 2030 तक एटलीस्ट 30% पेनिट्रेशन कराना है। इतने बड़े गैप को हम कैसे कवर करेंगे? तो आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गौरव अग्रवाल। इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चैनल है। आज इनसे हमने बात की है फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स क्या है इंडिया में, जिस तरीके से हमारे कंडीशंस हैं, क्या उसके लिए अभी भी हम ईवी रेडी हैं? क्या हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना कि हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को ला पाएँ, 2030 तक 30% पेनिट्रेशन इंडिया में कर पाएँ? तो इस पूरे एपिसोड को आप देखिए और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको इलेक्ट्रिकल गाड़ी कोई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, किस किस कंडीशन में आप अपनी इलेक्ट्रिकल गाड़ी की रेंज आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी बैटरी की हेल्थ बहुत अच्छी रख सकते हैं और सर्विस स्टेशन से दूर रह सकते हैं। आज हम जुड़ते हैं मिस्टर गौरव अग्रवाल से। मुझे आप ना 5 पॉइंट्स बताइए, मुझे ईवी क्यों लेनी चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो पॉकेट फ्रेंडली है, जो सबसे मेन चीज़ है। एनवायरनमेंट एक पॉइंट है, लेकिन उस एक थोड़ा सा वो हम कह सकते हैं कि एक डिबेट का एक वो है, क्योंकि लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस निकल आएंगे एनवायरनमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहला तो आपका पॉकेट फ्रेंडली है। दूसरा, आपकी जो कंफर्ट, ड्राइविंग कंफर्ट है वो बहुत अच्छा है। अगर आप एक बार ईवी चला लेंगे कुछ दिन के लिए, तो फिर आप कभी पेट्रोल डीजल सेटिस्फैक्टरीली चला नहीं पाएंगे, स्विच नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? अब वो तो एक्सपीरियंस का मैटर है, वो तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता। व्हेन यू विल एक्सपीरियंस देन यू विल नो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि आपका ईवी की मेंटेनेंस, हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ईवी की मेंटेनेंस कम है, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा जो मेंटेनेंस कॉस्ट जाती है हमारी आइस में, पेट्रोल डीजल में, वो आपका एक तो ऑयल्स होते हैं, इंजन ऑयल जो कि आपका हमेशा चेंज होता है, कोई फिल्टर चेंज होगा, तो वो कंपैरेटिव वो है नहीं इसके अंदर ऐसा कुछ भी, तो यहाँ आपकी मेंटेनेंस कम है। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये टायर का ब्रेकडाउन होता है, वेयर एंड टेयर, जो कम किलोमीटर्स में, क्योंकि वेट बहुत है गाड़ी का, ऐसा नहीं है। उसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरी भी गाड़ी का वेट उतना ही है जितनी बाकियों का है, एंड माय कार ऑलरेडी आई ड्रोव 21,000 किलोमीटर्स। अब वो सिर्फ 22 से 25% उसका वेयर एंड टियर हुआ है। तो ये चलाने के ऊपर है। ये चलाने के ऊपर है, मैं इसको ईवी से नहीं रिलेट करता। फोर्थ पॉइंट है आपका, आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं पॉल्यूशन को लेके, सारी चीज़ों को लेके, उससे आप एक तरह से यू आर फ्री इन केस ऑफ ईवी। ईवी में कल को गवर्नमेंट ये नहीं बोल पाएगी कि ये पॉल्यूशन कर रही है और हम इसको स्क्रैप करने को आपको बोलेंगे। लेकिन इसके रूल्स भी तो अभी अच्छे से नहीं आए। अभी 1 साल पहले का एक वीडियो देख रहा था मैं, राजस्थान में एक टियागो ईवी चला रहा था आदमी और पुलिस ने उसका चालान कर दिया पीयूसी पे। देखिए, वो तो अवेयरनेस की कमी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं होगा कि उसको चालान देना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वाला कर सकता है, उसको नहीं पता है, नॉलेज नहीं है। दे नीड टू बी ट्रेन्ड, राइट? जो भी ट्रैफिक में और इन सब लोगों को, गवर्नमेंट को ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन जब वो चालान ऊपर जाएगा तो वहाँ समझदार लोग हैं। लेकिन वो किसी इंसान के लिए मेंटली कितना ब्रेकडाउन कर सकता है ना, कि ऐसे 1-2 इंसिडेंट्स तो पेट्रोल डीजल के केस में भी होते हैं, है ना। पुलिस, मैं नहीं कहना चाहूँगा उस चीज़ को, लेकिन कहीं ना कहीं जाती तो करती है, जानबूझ के भी करती है। हम भी फेस कर चुके हैं, आप भी फेस कर चुके हैं। 2020 के आसपास इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अडॉप्शन लगभग 5,000 गाड़ियों का था, 1 महीने में, 2 महीने में। अब वो इतना ड्रास्टिकली बढ़ के 1 लाख व्हीकल्स पर मंथ के आसपास आ गया है। इसको आप कैसे देखते हो कि यही सेम चलता रहा तो हम आज से 5 साल बाद क्या करेंगे फिर? क्या 30%, 40% ईवीज कन्वर्ट हो पाएंगे इंडिया में?
मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा ईवी कंपनीज जो हैं सर्विस के ऊपर और ट्रेंड लोगों के ऊपर वर्क करें, थोड़ा सा गवर्नमेंट लोगों को एजुकेट करने पे वर्क करे, जैसे आपने कहा ट्रैफिक वाले हैं और बाकी चीज़ों को, और जो हमारे चार्जर्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर पावर सप्लाई, डेडिकेट पावर सप्लाई दे दे, तो ये और ज़्यादा एक्सीड कर सकता है। ओके, ये 30 तक 50% भी हो सकता है। आप अपने वीडियोस के माध्यम से लोगों को अवेयर करते हैं ईवीज के बारे में, ठीक है, तो आप मेरे चैनल पे क्या बताना चाहेंगे, लोग आपको क्यों सुने? देखिए, मेरा एक ही मुद्दा है, ईवी अवेयरनेस। और ईवी अवेयरनेस के बाद जब एक इंसान एक ईवी ले लेता है तो उसको इश्यूज फेस होते हैं, तो उन इश्यूज का क्या सोल्यूशन है, हम इसके ऊपर फोकस्ड हैं। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई भी आता है तो वो अनआंसर्ड नहीं जाता है, अनलेस एंड अनटिल कोई इलॉजिकल क्वेश्चन हो, हम उसको आंसर करते हैं। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम उसको रिप्लाई करें। और इससे रिलेटेड हम कुछ ऐप्स डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि जो कि ये व्हाट्सएप ग्रुप और ये सब, जो कि मुझे बहुत केओटिक लगता है। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, मैं नहीं करता। मैं तो अपने ही कोई फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं देख पाता, आई डोंट हैव टाइम, म्यूट करके रखता हूँ। तो व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आप ज्वाइंड हैं, आपने म्यूट कर रखा है, आपको किसी ने कुछ सॉल्यूशन डाला, अब आप उसको कहाँ ढूंढेंगे, तो आगे पीछे चला जाएगा, कब तक ढूंढते रहेंगे। हम एक ऐप लेके आ रहे हैं जो AI बेस्ड होगा। अच्छा। और उसके अंदर AI से ज्यादा जो एक्सपर्ट्स हैं उनके आंसर्स होंगे, सॉल्यूशन। अच्छा। उसमें हर कोई XYZ कोरा की तरह जाके आंसर नहीं दे पाएगा। ओके। उसमें आंसर दे पाएगा एक एक्सपर्ट, खाली क्वेश्चन आप पूछ पाएंगे एज अ यूजर। अच्छा। तो वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे और सर्च करने पे इमीडिएटली मिलेंगे। वो ऐप होपफुली हम इसी वीक में लॉन्च कर रहे हैं, अंडर टेस्टिंग है। ओके, मतलब जैसे कि अगर मुझे कुछ सवाल पूछना है तो मुझे उसका जवाब पहले से ही लगभग मिला? हाँ, लगभग आपको उसमें मिल जाएगा। और मान लीजिए उसमें आपको जवाब नहीं मिलता है तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मुझे विदिन 2-3 डेज आपको जवाब उसमें मिल जाएगा। आप ज्यादा कह रहे हैं, वी आर कीपिंग इट फॉर 1 डे। ओके, तो ये एक अच्छी कम्युनिटी बन जाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स की। ईवी गाड़ियों का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज और एक सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा एक ईवी गाड़ी का है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, अनडाउटेडली। ठीक है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी एस्टेरिक लगाऊंगा, मैं पूछूंगा सवाल, आप बताइए। हाँ, फिर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है लॉन्ग रूट्स के ऊपर अगर आप अनप्लान्ड जाते हैं तो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। एडवांटेज में आपने बताया कि कॉस्ट फ्रेंडली बहुत है, तो क्या ये 20 लाख की गाड़ियां हैं उनसे ऊपर भी सही माना जाता है? देखिए, अगर हम पॉकेट फ्रेंडली की बात करें और एक यूटिलिटी के लिए गाड़ी की बात करें तो मेरा मानना है कि 15 लाख से नीचे की गाड़ी लेनी चाहिए। ओके। 20 लाख 15 लाख से ऊपर की गाड़ी मींस लग्जरी है, ठीक है, वो आप फिर पॉकेट फ्रेंडली के लिए नहीं ले रहे हैं, आप वो फिर अपनी लग्जरी के लिए ले रहे हैं, तो फिर वहां पे कोई चीज मैटर नहीं करती है। 15 लाख के आसपास कोई ऐसी गाड़ी जो आपके हिसाब से आप रिकमेंड करना चाहें? देखिए, अगर सिटी यूजेज के लिए गाड़ी लेनी है, आपको मोस्टली सिटी यूजेज चलना है, तो 2 गाड़ियां हैं, टियागो और पंच, जो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, जो कि कॉस्ट एस्पेक्ट से बहुत अच्छी हैं। उनकी रेंज जो उनके कंपेयर्ड बैटरी पैक है उसके हिसाब से कंपैरेटिवली बहुत अच्छी आती है, और वो आप ले सकते हैं। और अगर आपको लॉन्ग ड्राइव्स के लिए जाना है तो 15 लाख की रेंज में इस समय पे आपको कर्व मिल सकती है बेस वेरिएंट से। ओके। तो उसके अलावा तो अभी लॉन्ग ड्राइव के लिए कोई गाड़ी नहीं है। अच्छा, बीच में अभी ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि बैटरी ऑन रेंट टाइप का, EMI पे आप बैटरीज ले सकते हो। जैसे 9,90,000 में आपने वेंचर ईवी ले ली, फिर आप बैटरी का पे कर रहे हो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ये एक गिमिक है या इससे कुछ फायदा भी है? देखिए, ये एक गिमिक नहीं कहूँगा इसको मैं, ये एक सेलिंग स्ट्रेटेजी है, ये सेल्स स्ट्रेटेजी निकाली है कंपनीज ने। ऑल्दो कोई डिफरेंस नहीं होता, मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ। आप गाड़ी को लेते हो, फाइनेंस कराते हो, ठीक है, बट यहाँ जब आप फाइनेंस कराते हो तो 2 फाइनेंस हो रहे हैं, एक बैटरी का फाइनेंस अलग हो रहा है, गाड़ी का फाइनेंस अलग हो रहा है। तो जब मुझे फाइनेंस ही कराना है तो मैं सारा एक साथ कराऊंगा, मैं 2 पार्ट में उसको क्यों फाइनेंस कराऊंगा? मेरे लिए हैंडल करना, EMI कैलकुलेट करना सब तरह से प्रॉब्लमेटिक है। और एक चीज जो मैंने कैलकुलेट की है, कहीं ना कहीं जो आपकी बैटरी का जो फाइनेंस होता है उसकी आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ती है। अगर पूरी गाड़ी आप टोटल फाइनेंस करा लीजिए वो आपको कम कॉस्ट पड़ेगी। तो मुझे लगता है वो कोई यूजफुल नहीं है। वो सिर्फ इस पॉइंट से कंपनीज ने बना दिया कि लोग ये देखेंगे, अरे 10 लाख में गाड़ी मिल रही है, यही होता है, ठीक है, बट वो ऐसा फैक्ट नहीं है। आपको खाली गाड़ी की कॉस्ट नहीं लेनी चाहिए, मेरे हिसाब से कैलकुलेट करनी चाहिए। इनफैक्ट ऑन रोड कॉस्ट के अलावा आप उसकी रनिंग कॉस्ट भी कैलकुलेट करिए, बिल्कुल, तब जाके आप गाड़ी लेने का डिसीजन लीजिए। द सेम थिंग हैपेंड विद ई-विटारा आल्सो। ई-विटारा ने भी अपना सेम कॉन्सेप्ट निकाला, लेकिन अगर आप उनके शोरूम्स जाओ और बात करो तो आपको 16.5 लाख रुपए का बेस वेरिएंट पड़ेगा और 20 लाख रुपए तक जाते जाते आपको टॉप मॉडल पड़ेगा उसका। लेकिन अगर आप उनसे बैस का उनका डिटेल मांगेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपको 9% पे गाड़ी फाइनेंस हो रही है और आपको बैस का 9.5% देना पड़ रहा है। यही चीज तो क्या सेंस बनता है? हाँ, सही बात है।
तो मैंने वहाँ भी उनके भी लोगों से क्वेश्चन किया, सेल्स के, कंपनी के लोगों से भी, तो दे वर ओके, कहते हैं हाँ ये तो है। और उन्होंने निकाला इसीलिए कि लोगों का एक माइंडसेट होता है कि अच्छा बैटरी की एक मेरे को प्रॉब्लम थी, अब बैटरी मेरी कंपनी वो कर रही है, बट वो एक्चुअली नहीं है। बैटरी की बात करें तो रेंज सबसे बड़ा एक टॉपिक होता है आज के टाइम में लोगों के दिमाग में, कि अगर मैं कोई एक ईवी ले रहा हूँ तो उसकी ये रेंज हो या उसकी इतनी ज़्यादा रेंज हो। रेंज एंजाइटी लोगों के दिमाग में बहुत है, तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं कि ईवी ले ली उसके बाद रेंज एंजाइटी हो रही है, आदमी डर रहा है, तो क्यों ना डरे इस बात से? देखिए इस चीज़ को मैं दो तरह से ब्रेक डाउन करूंगा, है ना। अब हमें रनिंग देखनी चाहिए कि हमारी रनिंग कहाँ है। मेरा मानना है कि 80% लोग ऐसे होते हैं जो गाड़ी लेते हैं और वो सिर्फ सिटी में ही चलाते हैं गाड़ी की पूरी एंड ऑफ लाइफ तक, ठीक है। ओवरऑल एवरेज भी लें तो 90 से 95% टाइम कोई भी इंसान जो है अपनी गाड़ी को लोकली ज़्यादा चलाता है, 5% से 10% टाइम वो आउट स्टेशन लेके जाता है उसको, ठीक है। जब इतना मेजर चंक आप लोकल चला रहे हैं और आपको आउट स्टेशन ले जाने में प्रॉब्लम है, तो आप मत लो, आप एक लोकल ड्राइव के लिए एक ईवी ले लो, क्योंकि आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑब्वियसली है। लेकिन आप एक बार अगर ईवी लेके एक्सपीरियंस करोगे और आप पेट्रोल पंप जाना छोड़ दोगे, तो उसके बाद आपको अपनी दूसरी गाड़ी में पेट्रोल पंप जाने के अंदर अजीब तकलीफ लगेगी। वो मैं फेस करता हूँ ना, मेरे पास अपनी एक डीजल गाड़ी अभी भी है, मेरे पास सीएनजी पेट्रोल थी जो मैंने सेल कर दी, तो मेरे को उसको फ्यूल कराने जाने का टाइम भी मुझे लगता है बर्डन लगता है, क्योंकि घर में मैं ईवी मैंने प्लग इन करी और छोड़ दी, अपना काम करने लगे। आई एम नॉट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। 45 डिग्रीज में अब जो समर्स चल रही है लगभग अभी, इसमें बहुत जल्दी ईवी का रेंज ड्रॉप होता है, 1% 1 किलोमीटर पे भी ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों है? ये देखिए 1% 1 किलोमीटर पे नॉर्मल नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। हैरियर ईवी की मैं बात करूं, अभी हमारे एक बहुत क्लोज है, उनके पास हैरियर ईवी है, तो लगभग अलीगंज से वृंदावन योजना तक हमें जाना था और उसमें 1 किलोमीटर पे 1% ड्रॉप हो रहा था, क्योंकि एसी बहुत तेज चल रहा था। हाँ ऑब्वियसली एसी तेज चलने से रेंज ड्रॉप होता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट जो है बैटरी से आपको पावर मिल रही है, ठीक है। जब आपकी एक इंजन वाली गाड़ी चलती है तो वहाँ वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है। ज़्यादा स्पीड्स में आप चल रहे हो तो एसी की बहुत ज़्यादा उससे रेंज पे फर्क नहीं पड़ता, आपकी माइलेज पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईवी में पड़ता है, क्योंकि ईवी में जो आपकी इसकी हाई वोल्टेज बैटरी है वही सोर्स है मोटर को पावर देने की और वही सोर्स है एसी को पावर देने की, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप प्री कूलिंग करके चलेंगे गाड़ी को, पहले से उसको कूल कर लेंगे चलने से पहले, है ना, तो वो आपको उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसका। बट प्री कूलिंग में भी तो एक ये चीज़ है ना कि मैं 10 किलोमीटर जा सकता था, उतनी देर में मैंने प्री कूल किया। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने प्री कूलिंग को प्रॉपर्ली एनालाइज किया है, मुश्किल से 1% बैटरी भी नहीं लगती है, गाड़ी अच्छे से चिल्ड हो जाती है। और उसके बाद जब आप गाड़ी ड्राइव करने के लिए स्टार्ट करिए तो आप नॉर्मल फैन पे लेके जाइए उसको, क्योंकि ऑलरेडी गाड़ी ठंडी है। थोड़ा सा 4-5 किलोमीटर आगे जा करके यू कैन स्टार्ट ऑफ एसी, और उसको बहुत तेज मत चलाइए, ओके। अननेसेसरीली आप बहुत ज्यादा चिल्ड करके मत चलिए उसको, वो हैबिट थोड़ी हम लोगों को छोड़नी पड़ेगी। तो ये गाड़ी का फीचर बहुत यूजफुल है, मतलब घर में बैठे बैठे मोबाइल एप्लीकेशन से अपने गाड़ी स्टार्ट करके प्री जिसके में मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, जैसे मैं टियागो ओनर्स भी हो सकते हैं जो कि बेस वेरिएंट ले रहे हैं, या अधिकतर गाड़ियों के बेस वेरिएंट्स में नहीं होगा, तो आप गाड़ी में जा करके एक टाइमर लगा करके 5-10 मिनट के लिए ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अच्छा मुझे ऐसे 5-6 पॉइंट्स बताइए, या 5-6 नहीं, जितने आप बता पाए, कि गाड़ी की अगर रेंज हमें बढ़ानी है डिस्पाइट की कुछ भी कंडीशन है, तो हम कैसे रेंज बढ़ा सकते हैं? देखिए उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। पहला तो है चार्जिंग हैबिट्स आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बैटरी की जो चार्जिंग होती है उसके हिसाब से उसकी रेंज भी डिपेंड करती है। चार्जिंग हैबिट का मतलब क्या है? मतलब जैसे कि आप चार्ज करिए लो टेम्परेचर्स में, आप कोशिश करिए कि ओवरनाइट ही चार्ज करिए, ज़्यादा धूप हो गर्मी हो उसमें चार्ज मत करिए, अच्छा, ठीक है। आपको ज़्यादा गर्मी में चार्ज करनी पड़ रही है, ऑन वे ट्रैवल पे हो, जैसे बहुत से लोग बोलेंगे, तो डीसी भी करना पड़ेगा, तो आप प्री कंडीशनिंग नॉर्मली ज़्यादातर गाड़ियों में एनेबल्ड रहती है। महिंद्रा की गाड़ियों के अंदर प्री कंडीशनिंग का ऑप्शन होता है एनेबल डिसेबल का, तो आप उसको एनेबल कर लीजिए थोड़ी देर पहले, अगर आपको कॉन्स्टेंटली एनेबल नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा आप रेंज टिप्स पे तो मैंने एक कंप्लीट डिटेल्स वो बनाया हुआ है, मेनली चार्जिंग के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी फिर आप जो चला रहे हैं गाड़ी को सॉफ्ट पेडल से चलाइए, और आप हाइपर माइलिंग की आदत डालिए, रीजन को ढंग से यूज करिए। रीजन को ढंग से यूज का मतलब ये नहीं होता कि सारे टाइम आप रीजन रखिए, क्योंकि ज्यादा रीजन रखेंगे तो भी बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो जाएगी, अच्छा, ठीक है ना। तो वो आपको यू हैव टू कैलकुलेट, जैसे आप गियर चेंज करते थे वैसे अगर आप रीजन को समझ लेंगे। कुछ अच्छी गाड़ियों के अंदर टॉप वेरिएंट्स में आपको ऑटो मोड मिलता है, आप ऑटो मोड पे डाल दीजिए, उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, वो अपने आप मैनेज कर लेगी। लेकिन जिनमें नहीं है उनमें आप 2-3 लेवल होते हैं रीजन के, उसको आप मैनेज कर सकते हैं ट्रैफिक के हिसाब से, या फिर ट्रैफिक में। सिंगल पेडल ड्राइव मोड उसी का ही पार्ट है? सिंगल पेडल ड्राइव मोड ऑटो का पार्ट नहीं है, क्योंकि कुछ गाड़ियों में सिंगल पेडल ड्राइव है, लेकिन ऑटो बेसिकली एडास का पार्ट है। जिस गाड़ियों में एडास एनेबल्ड है, एडास 2, उसके अंदर ही ऑटो मिलेगा आपको।
ठीक है, और हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी रेंज को बढ़ाने के लिए? एसी टेम्परेचर वगैरह कुछ है इसको सेट करके रखना है? एसी टेम्परेचर तो ऑब्वियसली मैंने आपसे पहले ही बताया है कि उसको हम बहुत चिल्ड ना करके चलें। आप जो ड्राइविंग मैंने बताई, आप शुरुआत में एसी ऑन करके ना चलिए, इनफैक्ट प्री कूलिंग करके चलिए, उससे भी आपकी रेंज पे फर्क पड़ेगा। एक और चीज़ आजकल मार्केट में है कि क्लेम्ड रेंज किसी गाड़ी की अगर 400 450 किलोमीटर है, लेकिन एक्चुअल वर्ल्ड में वही गाड़ी 350 से ऊपर नहीं दे रही है या 320 के आसपास ही रह जाती है। तो ये ऐसा क्यों है? तो गाड़ियाँ फिर कंपनीज क्लेम क्यों करते हैं? नहीं, देखिए, जो क्लेम्ड रेंज है उसमें दो पार्ट्स क्लेम करने लगी है कंपनी आजकल। एक होती है ARAI। ARAI तो कभी भी नहीं देती कोई गाड़ी, है ना। आप पेट्रोल डीजल में भी ARAI कुछ और आएगी और आपकी एक्चुअल कुछ और आएगी। लेकिन आपकी जो रियल वर्ल्ड रेंज भी आजकल कंपनियां देने लगी है, तो आप रियल वर्ल्ड रेंज से मैच करा सकते हो, क्योंकि जैसे आपने बोला रेंज ज्यादा देने के लिए उसमें स्पीड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप बहुत ज्यादा तेज स्पीड से चलाओगे तो उतनी ज्यादा आपकी रेंज कंज्यूम हो जाएगी। नहीं तो किसी इंसान के से मैं अगर महिंद्रा XUV 9e की बात कर लूँ, अगर मान लीजिए 600 किलोमीटर की रेंज उसने क्लेम की है कंपनी ने, तो 600 किलोमीटर की रेंज क्या हम रियल वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं किसी तरीके से? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, आप कैसे ड्राइव कर रहे हो उसके ऊपर लाई जा सकती है। स्पीड के ऊपर पे भी डिपेंड करता है, टायर एयर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत ज्यादा नहीं करता, बहुत माइनर सा करता है, लेकिन मेनली स्पीड पे, आप कितनी स्पीड पे चला रहे हो। ओके, है ना, ला सकते हो। मतलब मैं मैक्सिमम 520 लाया हूँ फुल लोड के साथ। अगर यही फुल लोड नहीं होता, दो लोग बैठे होते उसमें, तो आई एज्यूम कि 50 किलोमीटर ऐड हो जाते, वो 570। तो आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली से लखनऊ एक चार्ज में पॉसिबल है? एक चार्ज में पॉसिबल है, लेकिन आप नील तो नहीं करेंगे ना बैटरी। हाँ, नील करके पॉसिबल है। अच्छा, मतलब अगर फिर भी अगर 2-4 किलोमीटर की रहती है रेंज, तो आप कह रहे हैं कि समवॉट 99% इट इज पॉसिबल कि दिल्ली से बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए हमें टेम्परेचर्स भी देखने पड़ेंगे। ओके, तो मतलब वो सर्दियों में आया जा सकता है, गर्मियों में तो मुश्किल है। हाँ, सर्दियों में मैंने मतलब निकाल रखी है अच्छी रेंज, तो 600 तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ, यू कैन टेक आउट। इतने दिन हो गए आपको ईवी चलाते हुए, सबसे बड़ा एक बैटरी का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आपने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या फेस किए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पावर की। पहले चार्जर्स खराब भी रहते थे, ज़्यादातर इनऑपरेबल रहते थे, बट अब फॉर्चुनेटली मैंने देखा कि चार्जर्स ज़्यादा वर्किंग रहते हैं कंपैरेटिवली, लेकिन पावर चली जाती है। तो पावर मिलनी चाहिए डेडिकेटेड चार्जर्स को, तभी वो चीज़ यूजफुल हो पाएगी। चार्जर्स बहुत हैं हमारे यहाँ, लेकिन अगर सब फंक्शनल हो जाए तो हमारी अभी की नीड पूरी तरह से फुलफिल हो सकती है। ओके, तो जैसे मान लीजिए कोई ईवी एक डिस्कनेक्ट हो गया है किसी चार्जर से, तो उसको दोबारा लाइट आने पे हमें दोबारा से प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा? डीसी चार्जिंग में करना पड़ता है। अच्छा, डीसी चार्जिंग में आपको गन निकाल के लगानी पड़ती है। हाँ। ये भी हो सकता है आगे चल के टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आए, बट अभी तो करना पड़ता है। लेकिन जो आपकी होम चार्जिंग है उसमें नहीं करना पड़ता। ओके, तो डीसी चार्जर्स को कहते हैं कि डीसी चार्जिंग पे इतना ज़्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए, आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है कुछ समय बाद, ऐसा क्यों? देखिए, एक सिंपल सी चीज़ है, मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके मोबाइल फ़ोन का। आपके मोबाइल के साथ, फ़ोन के साथ जो आपका चार्जर आता है, आप उसी से चार्ज प्रेफर करते हैं, रिकमेंडेड भी होता है। आपका मान लीजिए चार्जर 20 वाट का चार्जर सपोर्ट करता है, आप 65 वाट से चार्ज कर रहे हो, क्या होगा आपके मोबाइल को? चली जाएगी। चार्जिंग तो उतना ही रखेगा ना वो? नहीं, चार्जिंग उतना रखेगा, बैटरी लाइफ की बात कर रहा हूँ। बैटरी लाइफ आपकी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, तो वही सेम कंसेप्ट है, वहाँ बैटरी की साइज बड़ा है, वहाँ BMS पावरफुल है, वो हैंडल कर सकता है कभी कभी जरूरत पड़े तो, ठीक है। फोन तो कभी कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो कभी कभी होता है डीसी चार्जिंग। तो इसीलिए हम कहते हैं कि AC चार्जिंग शुड बी अ हैबिट एंड DC शुड बी इमरजेंसी। इमरजेंसी कब है? जब आप लॉन्ग ट्रेवल्स करते हैं। जब भी आप लॉन्ग ट्रेवल करते हैं तो हॉल्ट तो लेते हैं, 24 आवर्स तो कोई भी रन नहीं करता है। जब हॉल्ट लेंगे तब आप उसको चार्ज करिए, AC से चार्ज करिए, जहां रुक रहे हैं वहां पूछिए उससे कि प्लग पॉइंट होना चाहिए। आजकल बहुत सारे होटल्स प्लग पॉइंट दे देते हैं। आप उनको पैसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा चार्जर गाड़ी खुद बताती है कितने यूनिट चार्ज हुआ। अब अकॉर्डिंगली यू कैन पे देम, ठीक है। तो बहुत से लोग देने भी लगे हैं, नहीं तो आसपास आपको AC चार्जर्स मिल जाते हैं। आजकल DC के साथ AC चार्जर भी लगे होते हैं, स्टैटिक देता है, अडानी देता है, GOVP भी देता है, सब देने लगे। बढ़िया कौन है? ये कोई फिक्स नहीं है, किसी रीजन में कोई बढ़िया है, किसी रीजन में कोई बढ़िया है। अच्छा, जैसे अभी हैरियर में एक नया कॉन्सेप्ट आया ना कि आप UPI पेमेंट कर सकते हो गाड़ी से ही। ये गाड़ी आपने चार्जिंग पे लगाई और आपको कोई पेमेंट नहीं करना, आप सीधे लेके जा सकते हो गाड़ी। ये क्या सिस्टम है, कैसे होता है ये? देखिए, मोबाइल से भी जो हम ऐप से पेमेंट करते हैं वो भी उतना ही ईजी है। UPI से तो पेमेंट कर रहे हैं। नहीं, लेकिन उसमें तो गाड़ी से भी कुछ नहीं करना, अपने आप पैसा कट जाता है। तो होना तो चाहिए आपके वॉलेट में पहले से कनेक्टेड होना चाहिए ना। तो देखिए, ऐसी चीजें अच्छी हैं, फैसिलिटी है, लेकिन अगेन फिर इन चीजों के साथ फिर आपकी सेफ्टी कंसर्न्स हैं। मैं उसको नहीं वो करता, क्योंकि जहां तक बैंकिंग की बात है, I restricted to my mobile phone. I will not connect it to my vehicle. Okay. I will not connect my bank to my vehicle. Simple. गाड़ियों में एक चीज़ और कहते हैं कि 8 साल बाद आपकी बैटरी की जो कॉस्ट है, आपको पूरी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जो कि कम से कम 6 से 7 लाख रुपए आपकी सिर्फ बैटरी कॉस्ट आएगी।
ये लोगों के दिमाग में ये मिथ है या ये ओरिजिनलिटी में यही बात है? आप 8 साल गाड़ी चलाई, गाड़ी आपकी ख़राब हो गई लोग कहते हैं, तो ये कैसे होता है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं इसमें कहना चाहूँगा, आप कंपनीज 15 साल की वारंटी दे रही हैं, ठीक है। 15 साल की वारंटी पे भी कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस का ब्रेकडाउन मैंने करा हुआ है, मेरे प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगा, तो वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट शॉर्ट में आपका आंसर दूंगा मैं कि 8 साल की जो वारंटी भी है, मान लीजिए 3 साल की भी वारंटी है, तो वो वारंटी जो है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए होती है। किसी भी इक्विपमेंट में, आप एक लैपटॉप मोबाइल भी लेते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के लिए वारंटी होती है, ठीक है। अगर आप यूज करने में उसको मिसयूज करेंगे और खराब हो जाएगा तो वारंटी इज वॉइड, राइट। तो वही बैटरी पे भी है। तो अगर आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम है तो साल 2 साल में वो आपको पता चल जाएगी, ओके, अगर आप चलाते हैं गाड़ी, रखे हुए हैं तो नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ये आपके ऊपर है कि उसकी लाइफ कितनी रहेगी, और लाइफ कभी भी बैटरी की खत्म नहीं होती आराम से, क्योंकि एक बैटरी की चार्जिंग लाइफ होती है 3000 साइकिल्स अप्रॉक्स। LFP बैटरी की मैं बात कर रहा हूँ, NMC भी आती है उसकी 2000 मानते हैं, तो 600 अगर मैं 3000 चार्जिंग साइकिल्स ही मानता हूँ और एक टियागो जैसी गाड़ी मानता हूँ जिसकी 200 किलोमीटर चलती है मिनिमम बैटरी, है ना, तो आप 200 × 600 कर लो, 3000 कर लो, कितना हो गया? 6 लाख। आप मुझे कोई भी एक ऐसी पेट्रोल डीजल गाड़ी बताना आपके नॉलेज में जो 6 लाख किलोमीटर चल गई हो और उसके बाद भी चल रही हो, टोयोटा छोड़ के। उसके बाद भी अगर आप ढंग से चलाएंगे तो 80-90%, 80% आपको तब भी रेंज देगी गाड़ी, अगर आप ढंग से फॉलो करेंगे चार्जिंग के रूल्स। फिर भी जो बैटरी का एक दिमाग में, लोगों के दिमाग में ना कि 10 साल 12 साल बाद आपको बैटरी ही चेंज करानी पड़ेगी, ये सेल्स चेंज होंगे या पूरी बैटरी? नहीं, बैटरी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अभी क्या है कि जब आप कंपनी की वारंटी में है तो कंपनी बैटरी चेंज करेगी और कंपनी भी उसको रिपेयर करती है, कंपनी उसमें सेल्स चेंज कर देती है। लेकिन आने वाले टाइम में जब ईवीज बढ़ जाएंगी तो मार्केट में थर्ड पार्टीज आ जाएंगी जो कि आपकी बैटरी रिपेयर करेंगी। अभी भी शुरू हो गए हैं, कार्स के लिए नहीं, 2 व्हीलर्स के लिए शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो आउट ऑफ वारंटी यू कैन गेट इट रिपेयर्ड देयर, कुछ सेल्स चेंज होंगे और आपको कुछ हजार में भी काम हो जाएगा कोई, और तब तक तो ये जो 8 लाख की कॉस्ट है, 8 लाक बचेगी भी नहीं मेरे हिसाब से, ये 4 लाख तक पहुंच जाएगी। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना इस टाइम, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लिथियम के बाद सोडियम आ रहा है, तो इट इज मच मोर चीपर। ओके, एक बहुत बड़ा इशू है जो ज़्यादातर फ्लैट ओनर्स फेस करते हैं, चार्जिंग पॉइंट्स का इशू। अगर किसी का 10 माले पे है या 8 माले पे है, प्लस जो सोसाइटी के लोग होते हैं ना, वो उनको चार्जिंग स्टेशन वहाँ सेटअप नहीं करने देना चाहते, अपने उनके चार्जिंग स्टेशन लेना है। ये कितना बड़ा इशू है इस समय पे? बहुत बड़ा इशू है। उसके बारे में मैंने कई कंपनीज के मैन्युफैक्चरर्स और उनकी जो सेल्स टीम्स हैं, कंपनी से बात कर रहा हूँ, डीलर्स की बात नहीं कर रहा, मैंने उनको बोला है इस चीज़ को लेके, बट आई थिंक लोग बहुत ज़्यादा उसको इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो अपार्टमेंट में रहते हैं मेरे नोन में, एंड दे आर जस्ट वेटिंग टू बाय एन ईवी कि जब उनको वहाँ परमिशन मिल जाए। ऑल्दो गवर्नमेंट के रूल्स हैं, अगर आप जाके चेक करेंगे, कि वो मना नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने तो जाकर के कोर्ट में फाइट करके अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जीत के आए और लगाया है चार्जर। अच्छा, बट ये दम सब में नहीं होता। अगर एक भी जन आपकी सोसाइटी में कर ले जाता है ना, तो फिर वो एग्जाम्पल बन जाता है, फिर सारे लोग लगाएंगे चार्जर। डर भी हो गया ना, क्योंकि अभी गुड़गांव में आप देखो, बेसमेंट में फायर हुआ, जिसकी वजह से सारे के सारे फायर स्टेशन ने बोल दिया कि आप किसी बेसमेंट में कोई ईवी चार्जर नहीं होगा, तो सबको हटा दिया बाहर। इस वजह से भी तो लोग डर रहे हैं ना कि हमारे बेसमेंट में, हमारी सोसाइटी में आग लग जाएगी। देखिए, फायर आपके घर में भी लग सकती है, चार्जर की बात नहीं, और लगती भी है। आपने पीछे अभी गाजियाबाद में इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ फ्लैट जल गए, वो तो ईवी से नहीं जले ना, नॉर्मली जल गए। तो फायर का कॉज कभी भी ईवी या ईवी का चार्जर नहीं है, वो है गलत तरीके से इंस्टॉल्ड किए हुए चार्जर्स, गलत वायरिंग यूज की गई है, गलत लोड का मेजरमेंट नहीं किया हुआ, सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज नहीं किए हुए। तो ये इसमें भी तो कुछ फिर बेंचमार्क्स हो जाने चाहिए ना। ये बेंचमार्क्स होते हैं, होने चाहिए डेफिनेटली, लेकिन ये बेंचमार्क्स फॉलो कौन करता है? हमारे यहाँ पे तो कोई फॉलो नहीं करता। इसीलिए तो शायद रेजिडेंट के लोग कहते हैं ना, तो इसीलिए वो चीज सेफ अनसेफ नहीं है। आप घर में एसी चलाते हैं ना, आपके घर में भी तो आग लग सकती है, फ्लैट में भी आग लग सकती है। तो फिर वो तो इट इज अ वेरी मतलब हाइपोथेटिकल थिंग कि आप ईवी को ब्लेम कर दे रहे हैं उस चीज के लिए। एक रिसर्च पढ़ रहा था मैं, जिसमें था कि 1 लाख व्हीकल्स पे लगभग 5000 व्हीकल्स हैं जो डीजल गाड़ियां हैं जिन पे आग लगती है, और उसी में CNG में लगभग 2500 हो गए, और ईवी में 25 व्हीकल्स पे आग लगती है। लेकिन ये इतना कम नंबर होने के बावजूद भी ईवीज इतने हाईलाइटेड क्यों हैं आग को लेके, कि ईवी सबसे ज्यादा आग पकड़ता है? मैंने ये रिसर्च जो आपने पढ़ी है, आई डोंट नो सोर्स ऑफ इट, और मैंने तो नहीं ऐसा सुना है। मैं आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप भेजिएगा मुझे। लेकिन इसमें मेरा एक ही चीज कहनी है, जब मेरे को आज से, मैं 20 साल पुरानी बात करता हूँ, जब CNG नया नया आया था, एंड आई इंस्टॉल्ड इन वन ऑफ माई व्हीकल्स, मैंने एक CNG किट इंस्टॉल कराई थी, तो उस समय CNG वॉज वेरी कंसिडर्ड वेरी रिस्की, जबकि अप्रूव्ड किट्स थी, कंपनीज ने भी फैक्ट्री फिटेड देना शुरू कर दिया था शायद से। तो उस समय आग का बहुत ज्यादा इस तरह का प्रोपेगेंडा होता था कि CNG मत लो, आग लग जाएगी, सब हो जाएगी। आज आप देखिए, हर कंपनी की गाड़ी में CNG है, आपका सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट CNG है।
तो आज वो रिस्क नहीं है। तो मुझे तो लगता है ये चीज़ थोड़ी ओवर हाइप्ड है, ये ज़्यादा हाईलाइट की जाती है, और ये फिगर्स भी कहीं ना कहीं, आई शुड नॉट से, बट ये थोड़ा से कहीं ना कहीं मिसहैंडल्ड है। राइट, कुछ वीडियोस देखे हैं मैंने, मैं इसमें लगा भी दूंगा वीडियोस। वो ईवी गाड़ी चार्ज हो रही है और पीछे से ही, नीचे से ही से धुआं निकलना शुरू हो जाता है और तुरंत उसमें आग लग जाती है विद इन सेकंड्स। तो मैंने आपको बोला ना, चार्जिंग का जो आपका सेटअप है वो आपका अगर सही है, मैं डीसी चार्जिंग की बात कर रहा हूँ, तो डीसी चार्जर्स जो लग रहे हैं वो भी तो आपके आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से सेफ एंड सिक्योर लगाए गए हैं, वहाँ पे भी तो ग्लिचेस हैं। तो इस डिस्कशन का ये मतलब मुझे जो जस्ट निकल के आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत अच्छा है नहीं। हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा हम लोग क्वालिटी और चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग बहुत मतलब उस मामले में केयर फ्री टाइप है। अगर हम क्वालिटी पे ध्यान दें, देखिए डीसी चार्जर्स का तो एक दूसरा प्रॉब्लम भी है, वो इतने ज़्यादा कॉस्ट है उनको लगाने की कि वहाँ जो लगाने वाला है वो अपना ROI निकाल ही नहीं पाता ज़िंदगी में। अधिकतर तो फेल हो जाते हैं, बंद कर देते हैं, बेचने की प्लानिंग में है। उसको सिर्फ बड़े जो कंपनीज हैं, अडानी या गवर्नमेंट, ये लोग ही चला पाएंगे, टोरेंट चला पाएंगे, जियो जैसे लोग चला पाएंगे, बिकॉज दे हैव गुड फंड्स एट बैक एंड, क्योंकि वो प्रॉफिट वेंचर नहीं बन सकता। बट आप किसी की लाइफ के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर सकते ना इसमें। तो वहाँ मैं नहीं कहता कि उन्होंने जान के किया होगा उस चीज को, दैट कैन बी अ रीजन ऑफ इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस भी कॉस्ट पड़ती है ना। जब मेरा कॉस्ट ही नहीं निकल पा रहा तो मैं मेंटेनेंस कॉस्ट कहाँ से दूँ, अपनी जेब से कब तक देता रहूँगा। उनका भी तो अपना एक पेन है, वो पेन पॉइंट हम नहीं देख रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ वो गलत है, उनको कायदे से वो करने के बजाय बंद कर देना चाहिए उसको, दैट वुड बी मोर बेटर, सेफर फॉर अदर्स। अच्छा, मुझे इसलिए भी लगता है एक चीज़ के जो व्यक्ति ऑलरेडी बहुत हाईलाइटेड रहता है उसके साथ जरा सा कुछ गड़बड़ हो तो चीज़ें और हाईलाइट हो जाती है। एग्जैक्टली। ईवी के आग लगने के केसेस भी इसी वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि आग तो नैनो में भी लगती थी स्टार्टिंग में, सब में लगती है। आज की डेट में डीजल पेट्रोल में भी लगती है। अभी पीछे मैंने एक CNG गाड़ी में आग लगती देखी, चलती चलती के अंदर ब्लास्ट हो जाता है सीधा। इनफैक्ट अगर हम आग की बात करें तो ईवी ज्यादा सेफ है। इन केस कोई आग लगती है तो CNG और पेट्रोल के अंदर वो इट कैन बिकम अ बॉम्ब, वो ब्लास्ट कर सकता है पूरा। बट ईवी में बैटरी ब्लास्ट नहीं करेगी। जो आज की टेक्नोलॉजी की बैटरीज है ना, वो इतनी अच्छे से टेस्टेड हैं कि वो कभी भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी गाड़ी जल जाएगी आपकी, बैटरी विल बी द लास्ट थिंग टू गेट इम्पैक्टेड। बैटरी का तो बहुत बड़ा इशू है इस समय पे। मोबाइल चार्जिंग वैन्स भी आजकल आ गई है, कहीं अगर आपकी बैटरी खराब होगी तो आप उनको बुला सकते हो। इनका फ्यूचर क्या है इंडिया में? अभी मुझे लगता है ये अच्छा प्रॉफिट वेंचर नहीं बन सकता है अनलेस एंड अनटिल हम 50% मार्क तक पहुंच जाए ईवीज में। हाँ, यूजफुल है एज अ यूजर, बहुत यूजफुल है उनके लिए। जब इमरजेंसी है, रास्ते में आप फंसे हैं, तो इट कैन बी अ वेरी लाइफ सेवर काइंड ऑफ थिंग। तो अभी हैं या किस हिसाब से काम कर रहे हैं अभी ये लोग? अभी कुछ हैं, कुछ वेंचर्स हैं, कुछ से मेरी बात भी हुई थी, हम लोग सोच रहे थे उनको कवर करने की। लेकिन पॉइंट वही है कि अभी वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और उसका ROI है नहीं एक्चुअली। ओके, आपको लगता है जैसे जो लोग अभी आपका एस्पायरिंग आज के टाइम के एंटरप्रेन्योर्स आपका जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहो कि इस समय ईवी इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज है जिस पे उन्हें काम करना चाहिए? देखिए, इमीडिएटली रिटर्न देने वाली अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने अभी एक कंपनी है जो कि मेड इन इंडिया चार्जर्स ही बनाती है। जितने भी चार्जर्स मैं आपको बताऊं इंडिया में आ रहे हैं, बन रहे हैं, वो सब वाइट लेबल्ड है। क्योंकि इंडिया का बिजनेसमैन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाहता, वो चाइना से ला के बेचना चाहता है ज़्यादा इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, तो भले ही कोई कहे मैं मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, बट अगर वो मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो फिर रिपेयरिंग क्यों नहीं कर रहा है उसकी? क्योंकि जो मैन्युफैक्चर कर सकता है वही रिपेयरिंग कर सकता है। बिल्कुल। तो यहीं एक गैप आ जाता है। हाँ। और इसीलिए सिर्फ एक कंपनी अभी तक मैंने आइडेंटिफाई करी है गुजरात की, जो कि मैन्युफैक्चर करती है, रिपेयर करती है, अपने ही नहीं रिपेयर करती, दूसरों के भी रिपेयर कर देती है। अच्छा। एंड दैट इज अ रियल एक्चुअली बेनिफिट फॉर एन ईवी यूजर। क्योंकि 30-40 हज़ार का चार्जर आपका जल गया, वारंटी में भी है तो भी जल गया, तो कंपनी वारंटी तो कवर करेगी नहीं उसकी, क्योंकि जलने और टूटने की वारंटी नहीं होती है। तो आपको तो स्क्रैप करके दूसरा लेना पड़ेगा, बट वो उसको रिपेयर कर देगा। बारिश में ईवी चार्ज कर सकते हैं अपनी? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मजबूरी हो तभी करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्या रिस्क है उसके साथ? देखिए, रेंज के ऊपर मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया है अपने एक वीडियो में, बट उसमें मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जब आपका जो भी चार्जिंग पोर्ट है या चार्जिंग गन है, तो वो आपकी गीली नहीं होनी चाहिए जब आप उसको चार्जिंग पे लगा रहे हैं, है ना? अच्छा, आप उसको कवर करके, आपको बहुत इमरजेंसी पड़ गई, आपको चार्ज करना ही है और बहुत हैवीली रेन हो रही है। ज्यादातर डीसी चार्जर्स जो ओपन में होते हैं, क्लोज नहीं होते हैं। आपका घर का चार्जर अंदर ओपन क्लोज हो सकता है, तो आपको क्या करना है, उसको अम्ब्रेला या किसी चीज से कवर करके
चार्जिंग पोर्ट्स और चार्जिंग का जो गाड़ी का जो पोर्ट है दोनों तरफ से वो उसको क्लीन करके कपड़े से और फिर आप उसको प्लग इन कर दीजिए, फिर आप उसको चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि एक बार वो प्लग इन हो गया, पकड़ लिया, तो वो एकदम सील्ड हो जाता है, फिर उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फिर कोई फर्क नहीं, फिर कोई फर्क, पूरा चार्ज हो सकता है, बिल्कुल चार्ज हो सकता है। लेकिन कोशिश करिए कि ना ही करनी पड़े, लेकिन करनी पड़े तो यही एक सॉल्यूशन है उसका। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो घर में जाते हैं, कवर डाल देते हैं अपनी गाड़ी पे, कवर डाल के भी गाड़ी चार्ज की जा सकती है? कवर डाल के गाड़ी चार्ज की जा सकती है, फैन चलना शुरू हो जाता है ना नीचे, लेकिन गाड़ी में जो नीचे के जो वेंट्स हैं उनको कवर नहीं करना चाहिए। आप ऊपर से कवर कर सकते हैं गाड़ी की सेफ्टी के लिए, लेकिन रेंज से बचाने के लिए कवर से मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका चार्जर आ रहा है और जो उसकी वायर आ रही है वो हीट होते हैं थोड़े बहुत, तो वो हीट होकर के आपका कवर जल सकता है, आपका कवर खराब हो सकता है। दैट आई वोंट एडवाइस। इंस्टेड कि आप उसको कवर दूसरी तरह से करिए, आप एक शेड टाइप का लगा लीजिए, कुछ और ऐसा लगा लीजिए इंस्टेड ऑफ कवर। ज़्यादातर लोग इसलिए भी थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लेने पे कि इसकी रीसेल क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी कोई डिफाइंड रीसेल वैल्यू नहीं आई है। जैसे पेट्रोल या डीजल कार है, उसका हमें पता है कि 3 साल 3.5 साल बाद में उसे 65% 70% तक की वैल्यू एक बार को मिल जाएगी, बट ईवी में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? देखिए, रीसेल का या इन चीज़ों का सीधा सीधा रिलेशन होता है डिमांड एंड सप्लाई से, ठीक है, और एक है एक्सेप्टेंस से। अभी ईवी बहुत से लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऑल दो चीज़ ग्रो कर रही है। जब हमारा मार्क 30% से एक्सीड करेगा, उसके बाद हमारी रीसेल डेफिनेटली आनी शुरू हो जाएगी अच्छी। ओके, तो ये सारा का सारा ये चीज़, एक छोटा सा एग्जांपल सीएनजी का भी है। मैं आई यूज्ड टू हैव अ सीएनजी मारुति वैन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैंने वो 2016 में मैंने सेल ऑफ की, आई बॉट अनदर कार। तो उसमें जब मैंने उसको सेल किया तो जिस बंदे ने लिया उसने कहा कि ये सीएनजी किट तो आप हटा लो, इसकी कॉस्टलेस कर दो, क्योंकि ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है। एट दैट टाइम सीएनजी वाज नॉट मच पॉपुलर, बहुत पॉपुलर नहीं थी 2016 में। बट सेम अगर मैं कंपेयर करूँगा, मैंने रिसेंटली इसी साल के स्टार्टिंग में अपनी ऑल्टो बेची सीएनजी, जो सीएनजी पेट्रोल फैक्ट्री फिटेड थी, और मेरे फ्रेंड ने अपनी ऑल्टो बेची जो पेट्रोल थी खाली, ठीक है। उसकी कम चली हुई थी, मेरी ज़्यादा चली हुई थी, मेरे को आई गॉट मोर मनी बिकॉज ऑफ सीएनजी। अच्छा, कम नहीं मिला मुझको, मतलब अवेयरनेस की बात हो गई ना, सीएनजी का यूज, अवेलेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, सब चीज़ आ गई। तो वो सारी चीज़ें ईवी के साथ भी हैं, तो ईवी की भी रीसेल आएगी। अभी आपने रिसेंटली अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको पता चलेगा यूके के अंदर ईवीज की रीसेल के अंदर एकदम हाई स्पाइक आया है। अच्छा। पुरानी ईवीज की मतलब ओके रीसेल वैल्यू, तो वो इसमें भी आना है। और ओवर एंड अबव रीसेल में अभी कुछ कहता ही नहीं है। हमारा सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आप एक बार ईवी खरीद लेंगे, आप ठीक ठाक उसको 4-5 साल चला लेंगे, तो आप उससे इतना अच्छा खासा कॉस्ट बचा लेंगे रनिंग कॉस्ट के अंदर, जो कि आप कभी पेट्रोल या डीजल में नहीं बचा पाएंगे। तो वहाँ आपका रीसेल ही समझ लीजिए आप उसको, यू विल गेट मोर रीसेल दैन दैट। अगर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस करने के लिए बोलूँ, एक पेट्रोल गाड़ी में, डीजल गाड़ी में, एक इलेक्ट्रिक में और एक हाइब्रिड में, तो हाइब्रिड क्यों लोग नहीं लें, इलेक्ट्रिक लें? देखिए, अभी इंडिया में जो हाइब्रिड्स अवेलेबल है ना, हाँ। वो एक्चुअली में रियल टर्म्स में हाइब्रिड नहीं है। अच्छा। वो सिर्फ कंपनीज इसलिए लेके आई हैं कि वो अभी लोगों का पेट्रोल से स्टेप बाय स्टेप माइंडसेट चेंज करना चाहते हैं ईवी की तरफ। क्योंकि अभी जो हाइब्रिड्स हैं, आप उसका पता करिएगा, वो हार्डली जो है आपकी 40 किलोमीटर की स्पीड तक आपकी बैटरी पे चलेगी, फिर पेट्रोल पे स्विच हो जाएगी। बिल्कुल 2 किलोमीटर चलेगी, फिर स्विच हो जाएगी। हाँ। सिटी में जहाँ ट्रैफिक है वहाँ पे तो कुछ ना कुछ आपको फायदा दे देगी, लेकिन लॉन्ग रूट पे वो जीरो है बिल्कुल। या तेज चला रहे हैं तो वो बिल्कुल किसी काम की नहीं। हाँ। अधिकतर लोग तेज चलाना चाहते हैं। हाइब्रिड का कॉन्सेप्ट है क्या जो एक्चुअल होना चाहिए? हाइब्रिड का एक्चुअल कंसेप्ट है प्लग इन हाइब्रिड्स, जो अब इंडिया में आनी शुरू होंगी, होपफुली इस साल नहीं तो अगले साल से, आई होप। तो प्लग इन हाइब्रिड्स में क्या होता है कि यू हैव एन ऑप्शन टू स्विच फ्रॉम पेट्रोल और बैटरी भी आपकी बड़ी होती है और आप उसको अलग से भी चार्ज कर सकते हो। जो अभी हाइब्रिड आ रही है वो इंटरनली छोटी सी बैटरी होती है, अंदर चार्ज होती रहती है, तो वो कोई यूज की नहीं है। इस समय इंडिया में क्या कोई गाड़ी नहीं आ रही है इस समय जो प्लग इन हाइब्रिड्स अभी इंडिया में कोई ढंग की हाइब्रिड हो? नहीं, ये हाइब्रिड्स तो ढंकी है, मैं लेकिन मैं उसको ज्यादा यूजफुल नहीं समझता। इनोवा हाई क्रॉस इज नॉट अ गुड हाइब्रिड। वो वही चीज है ना, सेम जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बताया वही चीज है। वो आपके सिटी ट्रैफिक के लिए थोड़ा बहुत आपको हेल्प कर सकती है, बट वो प्रॉपर एक ईवी का वो नहीं है। लेकिन प्लग इन हाइब्रिड है। प्लग इन हाइब्रिड में आप सिटी में चल रहे हो तो बैटरी पे चल रहे हो, आपको लॉन्ग रूट पे जाना है और आपको लग रहा है बैटरी खत्म हो रही है, तो आपने पेट्रोल पे स्विच कर लिया, तो पेट्रोल पे चल भी रहा है, साथ में चार्ज भी कर रहा है। जरूरत पड़ी तो आपने प्लग करके भी चार्ज कर लिया। तो दैट इज रियल हाइब्रिड। अगर ये आ गया तो मुझे लगता है फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम नहीं हो जाएगी, वो भी तो इलेक्ट्रिक ही है। नहीं, बट जो फुल इलेक्ट्रिक है, जैसे इमरजेंसी है, मान लीजिए कुछ घर में ऐसा हो गया कि मुझे बहुत दूर जाना है,
तो मैं तो प्लान करके जा ही नहीं सकता अगर मेरे पास ईवी है तो। देखिए ये डिवाइड हो जाएगा सेगमेंट, जिनको सिटी में चलना है मोस्टली या हमेशा ही, वो तो प्योर इलेक्ट्रिक ले लेंगे। जिनको बाहर जाना है उनके लिए प्लग इन हाइब्रिड एक वरदान होगा। क्यों? क्योंकि सिटी के अंदर आप हाइब्रिड लेके कोई सेंस नहीं बनता। उसका रीजन ये है कि आपकी मेंटेनेंस डबल होगी, आपको इंजन की मेंटेनेंस करानी ही करानी है, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन बैटरी की और उसकी अलग मेंटेनेंस होगी, क्योंकि उसमें मोटर है, उसमें बैटरी है, सब चीज़। बिल्कुल। अच्छा, इस बीच में सबसे ज़्यादा लेगेसी और सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अगर किसी कंपनी ने बनाया तो वो है टाटा। सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर भी इस समय उन्हीं का ही है, चाहे आप नॉर्मल 4 व्हीलर्स में देख लो या फिर आप ईवी में देख लो। सबसे ज़्यादा ईवी में तो उन्होंने गेम ही चेंज कर दिया है पूरा। तो ऐसा क्या है जो टाटा को बाकी कंपनी से डिफरेंट बनाता है? टाटा ने इस इंडस्ट्री में, मैं नहीं कहता सबसे पहले पेनिट्रेट किया है, क्योंकि औरों ने भी किया है, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने उस तरीके से उसको फोकस्ड वे में नहीं किया। टाटा ने उसको बहुत फोकस्ड किया है। सबसे पहले, जैसे लोगों को पता नहीं है, टिगोर ईवी सबसे पहले आई थी, लोग नेक्सॉन सोचते हैं, लेकिन टिगोर वाज देयर फर्स्ट प्रोडक्ट। टिगोर ही सबसे ज्यादा जो है आपकी कमर्शियली टैक्सीज में, कैब्स में चल रही थी और चल रही है। ब्लू स्मार्ट उसके बाद भी बहुत सारे वेंचर्स आए, तो दे आर रनिंग विद दैट, राइट? क्योंकि वो अफोर्डेबल थी, ठीक है, उसमें एक बूट भी था आपके पास, सब तरह से वो एक सीडेन का एक पूरा फील देती थी। नेक्सॉन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा हिट हुई, क्योंकि नेक्सॉन वैसे ही पॉपुलर गाड़ी थी, हाई ग्राउंड क्लियरेंस था। अब इंडिया में सबको एसयूवी चाहिए, तो उससे उनका वो पेनिट्रेशन बढ़ता गया। और तीसरी चीज, उनका हर सेगमेंट के लिए दे हैव एन ऑप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ओके, अगर आपको बिल्कुल लोएस्ट सेगमेंट है तो आप 7 लाख में भी एक ईवी ले सकते हो, जहाँ टियागो आ जाती है। वहीं आपके पास एक 30 लाख की, 25 लाख की हैरियर भी है। तो वो हर सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, और उनका जो सेगमेंट है ये और ब्रॉड होता चला जा रहा है। ओके, अब सियरा आने वाला है, तो बीच में एक और आ गया पाइपलाइन, ठीक है। इसके बाद ईयर एंड तक आपकी एवेनिया, इनकी एक प्रीमियम सीरीज आ रही है, जो कि महिंद्रा को सबसे बड़ी टक्कर देगी। क्योंकि मेरा मानना है कि वो पूरा का पूरा जो इनका जो है ना कि बॉर्न वाला प्लेटफॉर्म है और ये सब है, वो सब उसको इक्वेट कर देगी। That will be a premium segment. That will be above Safari. That will be above Safari. What is the best EV car according to you? Best EV कार का कोई एक आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये यूजर की नीड के। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से पूछता हूँ कि इस समय जितने मार्केट में EVs आ रही हैं अलग अलग सेगमेंट में, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, जो भी आ रहा है, आपके हिसाब से कंप्लीट पैकेज इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कौन सी सबसे अच्छी गाड़ी है? देखिए, ये मेरा पहला तो ये मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोस्टली प्रेफर उन लोगों को करनी चाहिए, मोस्टली जो कि एक्चुअली में सिटी ड्राइव कर रहे हैं। ओके, है ना, जैसे कि बाहर जा करके अगर उनको दिक्कत रहती है, रेंज एंजाइटी रहती है, तो आप कभी कभार बाहर ट्रैवल करते हो जो लोग, तो दैट कैन बी डन विद अदर वेज। आपको दूसरी कार की भी जरूरत नहीं है, टैक्सी, कैब्स हैं, आप एंजॉय करने जाते हो, आप उससे जाओ बहुत इजीली, कोई जरूरत नहीं है उसकी। जो लोग फ्रीक्वेंटली लॉन्ग ट्रैवल करते हैं और उनको अगर लगता है कि उनके ऑन वे चार्जर्स हैं, तो वो इलेक्ट्रिक ले सकते हैं, क्योंकि आप चार्जिंग स्पीड फास्ट हो चुकी है, तो उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। लेकिन आप जो चीज़ कह रहे हो कि एक सबसे अच्छी कार जो है ना, उसका एक स्पेसिफिक आंसर नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे अफोर्डेबल, पॉकेट फ्रेंडली अगर आप गाड़ी देख रहे हो सबसे अच्छी इस समय पे, तो उसको मैं टियागो ईवी को ही उस चीज़ के लिए, टियागो ईवी। अभी उसका कोई नया फेसलिफ्ट आया है, नया भी कह सकते हो, पुराना भी अच्छा था, और नए से इट इज मच इम्प्रूव्ड, मच बेटर, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ एडवांस फीचर्स, CCTV कैमरा जैसे दे दिए हैं, रियर एसी वेंट्स दे दिए हैं, जो कि अपने आप में उसको एक प्रीमियम सेगमेंट में लेके जाते हैं। अभी 2024 अगस्त के आसपास एक गाड़ी आई जिसने पूरा तहलका मचा दिया था ईवी इंडस्ट्री में, वो थी टाटा कर्व। जैसे ही वो लॉन्च होने वाली थी वैसे ही लॉन्च हो गई महिंद्रा BE6 और महिंद्रा XEV 9e। उसका पूरा का पूरा लाइमलाइट ये दोनों गाड़ियां ले गए। तो आपका क्या व्यू है इन दोनों गाड़ियों के ऊपर, महिंद्रा XEV 9e और महिंद्रा BE6? देखिए, वो जो स्विच हुआ ना, वो बेसिकली एक कॉस्ट कंसिडरेशन से स्विच हुआ, बहुत ज़बरदस्त। उसका रीज़न ये था कि टाटा कार आई 55 किलोवाट के बैटरी पैक में, इनिशियली आई थी 23 लाख, मैं टॉप एंड की बात करूँ तो, और वो अगस्त में लॉन्च हो गई थी, डिलीवरी शुरू हो गई थी, लॉन्च पहले ही हो गई थी, अगस्त 2024 में। ओके, राइट, हाँ। और महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों का एक कहते हैं उनको एक लॉन्च, फॉर्मल लॉन्च जो है, इनफॉर्मल लॉन्च एक डिस्प्ले कर दिया ईयर एंड के अंदर, और उन्होंने बोला कि हम 18 लाख में ला रहे हैं इस गाड़ी को, एंड दे डिडंट टेल एनीवन कि इसका ये लोअर वेरिएंट है। ऑल्दो जो लोग ज्यादा इंक्विजिटिव होते हैं, ढूंढ लेते हैं, मेरे जैसे, उन्होंने पता लगा लिया कि इसकी हायर जाएगी, इसका ऊपर का वेरिएंट, ये बेस वेरिएंट का प्राइस है। लेकिन अधिकतर लोगों ने उसको 23 को और 18 को कंपेयर किया, और ये कंपेयर किया कि तो लुक्स में भी अच्छी है, फीचर्स भी ज्यादा हैं,
बैटरी पैक भी ज्यादा है और कम में मिल रही है, तो दे ड्रॉप टाटा कर्व एंड दे स्विच टू BE6 एंड दीस। बट आपको रियल फैक्ट बताऊंगा, जिन लोगों ने उसमें कैंसिल की थी उसमें से बहुत से लोगों ने वापस से जाकर के कर्व ली है बाद में। तो आपके हिसाब से कर्व भी बेटर है या टाटा वो महिंद्रा BE6? देखिए ये एक यूजर की अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी होता है ना। मैं खुद BE6 चला रहा हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव कोई भी गाड़ी लेने का फीचर्स नहीं होता है, तो मेरे को हायर बैटरी पैक चाहिए था। मे बी हायर बैटरी पैक उस समय जब मैंने ली थी इन्हीं का था और किसी का नहीं था। किसी और का होता तो आई वुड हैव चूजन सम अदर व्हीकल आल्सो। तो लेते टाइम तो आपको नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ दे हैव लॉट ऑफ इश्यूज टू बी रिजॉल्व्ड महिंद्रा अभी। ओके, compared to Tata is more refined because they are having their EV since long, तो उनके चीजें स्मूथन अप हैं कंपैरेटिवली। उनके पास उतने इश्यूज नहीं है जितने इनके पास इश्यूज हैं, तो दे हैव टू वर्क मोर ऑन सर्विस। कोई एक इशू जो सबसे ज्यादा आपको पिंच करता हो इस समय? देखिए मैंने दो एज एन आपके पास तो कई सारे सब्सक्राइबर्स आपको मैसेज भी करते हैं, वो तो बहुत हैं, देयर आर मतलब वो तो अगर ऐसा कॉमन इशू जो सारी की सारी BE6 में आपको लग रहा है? BE6 में नहीं, महिंद्रा की तीनों गाड़ियों के अंदर ही एक दो कॉमन इश्यूज हैं। और वो इश्यूज देखिए, मैंने गाड़ी ली थी रेंज के लिए बिकॉज आई वांटेड अ सिंगल व्हीकल फॉर माय सिटी एंड माय लॉन्ग ड्राइव आल्सो। मल्टीपल व्हीकल्स हैं मेरे पास और भी, तो मैं एक एक और नहीं लेना चाह रहा था बिना बात। तो उसमें रेंज से मैं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है ना, कंपेयर टू जो स्पीड से जो है रेंज कंजम्पशन होता है अदर देन बैटरी, अगर मैं विजा विज टाटा से कंपेयर करूँ, आप फॉर एग्जांपल टियागो है 24 किलोवाट का बैटरी पैक है, ठीक है। मैंने अभी उसकी टेस्टिंग की थी और ARA ही नहीं, मैंने उसमें स्पोर्ट्स मोड पे भी चलाया, सब तरह से चलाया, क्योंकि जब हम टेस्टिंग करते हैं गाड़ी की तो हम पूरी बैटरी कंज्यूम करी थी हमने, उसकी 5% तक लेके गए थे। उसकी रेंज आई 222 की विद AC। 24 किलोवाट में अगर 222 की रेंज आ रही है तो 79 किलोवाट में कितनी रेंज आनी चाहिए, ये मैं आपसे पूछता हूँ। कम से कम 800 आ जाने, 650 नहीं आएगी। कितनी आई? मैंने मैक्सिमम 520 की रेंज निकाली है, जो कि अब ड्रॉप होकर के 450 पे पहुंच गई है। इमोशंस के साथ खिलवाड़। दूसरी चीज थी जो मेरे को सबसे अच्छी लगी थी और इन्होंने उसको शोकेस भी बहुत ज्यादा किया था, वो था सस्पेंशन। ठीक है, और मैं मतलब इस चीज को कहने में कोई वो नहीं है, मेरे पास डिजायर है 2010 मॉडल, आई फाइंड इट सस्पेंशन बेटर देन देयर इंटेलिजेंट सो कॉल्ड सेमी एक्टिव सस्पेंशन। बट वो इसलिए नहीं है कि क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत हेवी कार है, तो सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ बनाना पड़ेगा इनको। तो हैवी कार तो हैरियर भी है। टाटा में मैं टियागो से हैरियर तक ले लूँ, मेरे को सारे सस्पेंशन इक्वली गुड लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, ऐसा नहीं है। उसका मेन रीजन जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इंडियन कंडीशंस के हिसाब से वो ट्यून्ड नहीं है, वो इंडियन कंडीशंस को देख के बनाई ही नहीं गई, एंड दिस इज द मेजर ड्रॉबैक बिकॉज द सस्पेंशन इज बाउंसी। बट सेल्स नंबर तो बहुत अच्छे हैं। सेल्स नंबर है, फीचर्स है, लोग आजकल फीचर्स के दीवाने हैं। आईफोन भी लोग खरीद लेते हैं, लोगों के पास उतनी सैलरी नहीं होती लेकिन EMI पे जाके आईफोन खरीद लेते हैं, तो वो तो देखिए इट्स ऑल शो ऑफ एक्चुअली, मेरे को ऐसा लगता है। बट डू यू थिंक कि अभी भी जो इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं जो 30 लाख तक आ रही हैं, ये एस्पिरेशनल व्हीकल ज़्यादा हैं या लग्जरी में आ जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि BMW ने X1 निकाली, उसकी भी वो 55 लाख रुपए के आसपास कॉस्ट है। किया की EV6 वो भी 60 लाख के आसपास जा रही है। ऐसी कई गाड़ियां जो 2-2 करोड़ तक जा रही हैं EV में, क्या कोई मतलब है इनको लेने का? नहीं, ऐसे तो पेट्रोल में डीजल की व्हीकल्स BMW मर्सिडीज में हैं 1.5-2 करोड़ तक, तो वो तो इक्वली चीज है। अगर किसी को BMW और उस पर जाना है तो दे डोंट कंसिडर द प्राइस। ये तो लग्जरी हो गया ना, 20 लाख से ऊपर कोई भी EV कार लग्जरी है, वो तो लग्जरी हो गया, मतलब आप अपने मजे के लिए ले रहे हो। आपको लगता है कभी भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक हाउस होल्ड के लिए प्राइमरी व्हीकल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, मेरा है, इन स्पाइट ऑफ कुछ इश्यूज हैं मेरे पास, लेकिन उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मैं कोई ऐसी चैलेंज फेस करता हूँ कि मुझे लगता है कि कभी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और मेरे को एक और व्हीकल चाहिए, ऐसा नहीं होगा। इश्यूज अपनी जगह हैं, ठीक है, वो मेरे रेगुलर चलने के अंदर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वो ऐसा ब्रेक डाउन जैसी फीलिंग पूरे 1 साल में और 21,000 किलोमीटर चला करके मेरे पास साथ नहीं है ऐसा। आपको लगता है कि आगे आने वाले टाइम में आदमी प्राइमरीली अपने यहाँ EV खरीद कर आज की डेट में फर्स्ट कार EV हो सकती है एंड यू कैन टेक इट विदाउट एनी इश्यूज। ओके, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो वैगनर लेना पसंद करेंगे लेकिन टियागो EV नहीं लेंगे। अब वो एक माइंडसेट है, लोगों के दिमाग में थोड़ा सा कुछ फियर है रिलेटेड टू बहुत सारी चीज़ें, चार्जिंग है, फायर है, बट वो मुझे लगता है कि वो मोर ऑफ मिथ है एक्चुअली।
अगर आप ढंग से प्लान करके चलते हैं, चीज़ों को करते हैं, तो इट्स नॉट एन इशू। और सिटी के लिए तो चार्जिंग कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि आपके घर में चार्ज होनी है। आप अच्छा सेटअप बनाइए चार्जिंग का, तो कभी फायर का नामो निशान ही नहीं हो सकता। ये फायर को लेके तो बहुत प्रॉब्लम्स है। चलो फायर की बात हो रही, तो आप मुझे बता दो कि अगर मान लो किसी की गाड़ी में, इलेक्ट्रिकल गाड़ी में आग लगती है, तो पहले 60 सेकंड में वो ऐसा क्या कर सकता है कि उससे बच जाए? देखिए, अगर ये डिपेंड करता है, चार्जिंग में आग लग रही है, चलते हुए में आग लग रही है, चलते हुए में लग रही है, तो वो तो देखिए सारी गाड़ियां इतनी एनेबल्ड हैं कि आपको कहीं ना कहीं टेम्परेचर या वार्निंग देनी लगेंगी। उसको इग्नोर ना करिए, आप उसको गाड़ी को रोक दीजिए, प्रॉब्लम है तो ठीक है। रेगुलरली आ रही है आसपास, किसी सर्विस स्टेशन को दिखाइए, आरएसए को कॉन्टेक्ट करिए, इंस्टेड आप उसको ड्रैग करते रहें। चार्जिंग के टाइम पे आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो आप सबसे पहले अपनी चार्जिंग या सारी चीजें ऑफ करिए, ठीक है। और अपने घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखिए। कार में भी तो इंस्टॉल कर सकते हैं ना, एक हाँ, कार में भी रख सकते हैं, पोर्टेबल आप रख सकते हैं। ओके, ठीक है। रूरल, गांव की तरफ में ईवी का अडॉप्शन अभी भी क्यों नहीं आया है? गांव की तरफ पे ईवी का अडॉप्शन का एक सबसे मेन रीज़न है कि आसपास उनको सर्विस स्टेशंस नहीं मिलेंगे जो कि प्रॉपर होंगे। अभी भी हमारे यहाँ ईवीज़ हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी लैकिंग है, ट्रेंड प्रोफेशनल्स नहीं है। जितनी ईवी बिक रही हैं, जितने सर्विस स्टेशंस हैं, उतने ट्रेंड प्रोफेशनल्स की लैकिंग है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब एरिया है जहाँ पे लोग सोच सकते हैं टू मेक देयर कैरियर। तो सर्विस प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो कि ट्रेंड हैं ईवी के सॉफ्टवेयर के लिए, सारी चीज़ों के लिए, वो जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे नियर बाय सर्विस स्टेशंस पे, वैसे वैसे वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी और लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन गांव में आदमी डरता भी तो है ना कि अगर वो ईवी लेके आता है, आजकल आप देख रहे हैं ज़्यादातर गाड़ियों में जो बैटरी की वारंटी है, उसमें अगर एक छोटा सा भी डेंट है तो वो पूरी वारंटी वॉइड कर देता है। और गांव के तो रोड्स भी ऊबड़ खाबड़ है, तो उसमें कैसे किया जाए फिर इसको? देखिए, उस मामले को तो मैं एक्चुअली मैं डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गांव में नहीं रहा हूं। लेकिन मेरा मानना है उस चीज़ में कि वो यूज़र अपने हिसाब से भी उसको हैंडल कर सकता है। आप ज़बरदस्ती उसको बहुत ख़राब रास्ते या गड्ढों पे से या उन चीज़ों पे से ना खुदा करके और उसको सेफली चलाएं, तो आप गाँव में भी चला सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता जिस हिसाब से ग्राउंड क्लियरेंस वाले व्हीकल्स आ गए हैं, उसमें थोड़े बहुत अगर कोई नाली या कुछ ऐसा बना है उस पर से गाड़ी नहीं निकल सकती, आराम से निकल सकती। वैसे भी अब तो सोलर का इतना अडॉप्शन आ गया है, अगर कोई आदमी नॉर्मली भी एक ईवी रखना चाहे, खर्चों के हिसाब से देखा जाए, तो सोलर से भी तो चल सकता है। बिल्कुल, मेरे पास 15 किलोवाट का पूरा मेरे पास सोलर सेटअप लगा है, और आज से नहीं है, इट्स बीन फॉर 5 ईयर्स। ओके, मैंने ईवी के लिए नहीं लगवाया, मेरे यहाँ पहले से ही था वो। अच्छा, तो अगर मैं उस हिसाब से कॉस्ट देखूँ तो मेरी तो जीरो कॉस्ट आती है, क्योंकि मेरा पूरा घर का जो भी इलेक्ट्रिकल और मेरी गाड़ी की चार्जिंग इज टेकन आउट ऑफ दैट सोलर। अच्छा, आपसे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, आप तो इतने वीडियोस बनाते हैं, सब लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ईवी के फ़ायदे क्या हैं, और प्लस अगर आपकी ईवी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। तो मैं आपसे कुछ टिप्स लेना चाह रहा था कि बैटरी की लाइफ को मैक्सिमाइज करना हो तो क्या करें? आप चार्जिंग प्रॉपर करिए, लो टेम्परेचर्स में चार्ज करिए उसको। आप डीसी और एसी को एक तरीके से यूज़ करिए, जैसे मैंने बताया आपको कि आप एसी को हैबिट बनाइए, डीसी को इमरजेंसी के तौर पे ही यूज़ करिए। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा आप थोड़ा सा अच्छे से गाड़ी को चलाइए, जिससे कहीं उसमें फिजिकल डैमेज ना आए। ओके, बस इतनी टिप्स आप कर लेंगे तो वो सफिशिएंट है कि आपकी बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। ओके, और रेंज बढ़ाने के लिए आप उसको ड्राइविंग हैबिट्स को चेंज करें। ये अगला क्वेश्चन ही था मेरा कि मैक्सिमम रेंज के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसमें हम इलेक्ट्रिक गाड़ी में मैक्सिमम रेंज निकाल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहली जो टिप्स है मेरी चार्जिंग से रिलेटेड, उस पर अप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि चार्जिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी रेंज अच्छी आएगी। दूसरा, आप एसी को ऑप्टिमाइज करके चलाइए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में मत चलाइए। आप प्री कूलिंग करिए गाड़ी की, तो वो आपको फ़ायदा देगी, आपकी रेंज बेहतर आएगी। उसके अलावा आप सॉफ्ट पेडल से चलाइए गाड़ी को। ठीक है, और रीजन को बहुत तरीके से यूज़ करिए। मीन्स कि आप सिटी में हैं और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में है, तो यू कैन यूज़ अ हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजन, है ना। मिडिल में है तो आप बीच वाला यूज़ करिए। नॉर्मली कोशिश करिए, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है तो आप फर्स्ट लेवल ऑफ रीजन पे रख के चलाइए गाड़ी। और एक पॉइंट मैं भी ऐड करना चाहूँगा, इसमें टायर प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, टायर प्रेशर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए उसके बाद टायर प्रेशर भी आता है, ये ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। ओके, ओके। मेंटेनेंस कॉस्ट कैसे कम रख सकते हैं हम एक ईवी की? आप अगर चार्जिंग उसकी ठीक से करेंगे, ठीक है, आप टाइमली आप उसको सर्विस पे लेके जाएंगे, आप उसको स्किप नहीं करेंगे। सर्विस कॉस्ट क्या आती है लगभग? सर्विस कॉस्ट बहुत नॉमिनल है आपकी। फ्री सर्विस में तो नेग्लिजिबल ही है, कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इंजन ऑयल चेंज नहीं होता, कुछ नहीं होता है, ऑलमोस्ट जीरो आ जाती है। एयर फिल्टर लग गया ज़्यादा से ज़्यादा आपका। और सर्विसिंग कॉस्ट भी अलग कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, लेकिन ये है कि वन टाइम 10,000 पे सर्विस होती है, तो
आपकी 2-2,500 हज़ार रुपये के आसपास, अदर देन जो आपका ऊपर से लग रहा है। ओके अच्छा, अभी ना 2 कंपनीज बहुत हाईलाइट हो रही हैं इस टाइम में इलेक्ट्रिक को लेके, जो एक तो है BYD चाइनीज़ कंपनीज में, और दूसरी है चाइनीज़ नहीं है वो तो वियतनाम की है, विनफास्ट। इन दोनों कंपनीज के भी ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? देखिए, BYD अनडाउटेडली अच्छी कंपनी है, टेक्नोलॉजिकली वो इतने एडवांस्ड हैं कि हमारी ज़्यादातर कंपनियाँ मारुति महिंद्रा सब उन्हीं से बैटरी ले रही हैं पूरी, ठीक है। तो इस मामले में तो दे आर फार एडवांस, लेकिन क्योंकि वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अपने व्यूज़ नहीं देता, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक वो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं करना स्टार्ट करेंगे तब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है। ओके है ना। और अगर हम इसलिए गाड़ी ले रहे हैं कि भाई हाँ हमें चाहिए कि कल को कंपनी भाग ना जाए, छोड़ ना जाए किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से, ऐसे तो नहीं जाएगी, तो वो चीज़ तब तक फिक्स नहीं होती जब तक वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अपनी सेटअप नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ तक विनफास्ट की बात है, विनफास्ट ने अपना मैन्युफैक्चरिंग यहाँ सेटअप करा है। विनफास्ट की ईवीज को मैंने कवर भी किया है, और मुझे ऐसा लगता है इन द लॉन्ग रन दे विल बी अ बिग प्लेयर, बिग कॉम्पिटिटर टू अदर इंडियन कंपनीज। ओके, क्योंकि उनका पास इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वहाँ पे। आप अगर वियतनाम जाके देखें तो 90% विनफास्ट की ही गाड़ियाँ चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, वियतनाम में विनफास्ट इज अ वेरी बिग ग्रुप, खाली ईवी गाड़ी नहीं है, उनका सब सेक्टर्स में है, और सेम चीज़ वो यहाँ भी रेप्लिकेट कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली वो अपनी ग्रीन जो है उनकी SM ग्रीन जो है लीमो ईवीज भी लेके आए हैं। ओके, क्योंकि मैंने सुना है 8 रुपीज़ किलोमीटर देल चार्ज। हाँ, जस्ट दिल्ली में भी वो इनॉग्रेट, दिल्ली में स्टार्ट हो चुकी, NCR में अभी और भी सिटीज में स्टार्ट होगी, एंड दे हैव अ बिग प्लान फॉर दैट। अच्छा, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके, आप बताइएगा कैसा है क्या है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं उन सबको EV कर देना चाहिए, और जितने भी कैब सिस्टम्स हैं पूरे इंडिया में फ़िलहाल के लिए उन सबको EV कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि जितना हम EVs को लेके आम आदमी ले रहा है, फिर परेशानियां देख रहा है, क्योंकि इसका एक डेडिकेटेड सेक्टर हो जाएगा ना, तो इसके साथ कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ भी रखे जाएंगे और सिर्फ इन्हीं पे काम करेंगे। अभी क्या है कि आपको इतना दिमाग चलाना पड़ रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुझे भी चलाना पड़ रहा है, आप कोई और बात करेगा उसको भी चलाना पड़ रहा है, ऐसे कई सारे लोग अपनी अपनी चीज़ों को ढूंढ के लेके आ रहे हैं। ऐसा हो जाएगा तो स्टैंडर्डाइज चीज़ें हो जाएंगी, फिर बाकी जिसको डीजल लेना हो, जिसको पेट्रोल लेना हो, एक अलग बात है। क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, डेफिनेटली पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे CNG पे स्विच किया गया वैसे EV पे किया जा सकता है। दैट विल बी मोर इकोलॉजिकल, दैट विल बी मोर पॉकेट फ्रेंडली, है ना। और कहीं ना कहीं हमारी जो डिपेंडेंसी है फ्यूल्स पे, इवन CNG के ऊपर भी, जो कि बाहर के कंट्रीज से है, अभी हम फेस ही कर रहे हैं, कितना बड़ा प्रॉब्लम, तो वो डिपेंडेंसी खत्म होगी, हमारी कंट्री की इकॉनमी बढ़ेगी, क्योंकि हम जो इतना पैसा बाहर दे रहे हैं वो भी बचेगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो लॉन्ग रूट के जो ट्रैवल होगा ना, वहाँ पे दिक्कत होगी, क्योंकि कोई भी एक पैसेंजर ये नहीं चाहेगा कि वो गाड़ी में बैठा है और वो चार्ज हो रही है, भले ही वो आधे 1 घंटे के लिए चार्ज हो रही है। अपनी गाड़ी के लिए तो मैं उसको कर लूंगा। नहीं, लॉन्ग रूट पे जैसे बसेस भी हैं, अब किसी बस को लखनऊ से दिल्ली जाना है या दिल्ली से लखनऊ आना है, तो बीच में जैसे गाड़ियाँ चार्ज होती हैं, वैसे ही अगर हम डेडिकेटेड ट्रांसपोर्ट के लिए स्टेशंस लगाएंगे तो हमारी बसेस भी चार्ज होंगी। उनका टाइमिंग होगा, जो बस 6 बजे निकल रही है वो बस 7:30 तक ही पहुंचेगी, उसके पहले जो 15 मिनट पहले निकली है वो उसके पहले पहुंचेगी। तो ये एक पूरा सिस्टम नहीं बन जाएगा इससे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि चार्जिंग के लिए वेटिंग, मैं ये कह रहा हूँ चार्जिंग करने में टाइम लगता है, तो आप कभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर एक नॉर्मल यूजर जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, जल्दी से प्रेफर नहीं करेगा कि उसको रास्ते में रुकना पड़ रहा है आधा 1 घंटा। अपनी गाड़ी के लिए तो रुक जाएगा, बसेस वाले तो रुकते हैं, लेकिन वही बात है, आप अपनी गाड़ी के लिए अपनी उसके लिए तो रुक जाएंगे, लेकिन आप पब्लिक के लिए नहीं रुकेंगे। हाँ, सिटी कम्यूटिंग के लिए कैन बी अ फर्स्ट फेज टू स्विच टू इलेक्ट्रिक, और आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट इस पे वर्क भी कर रही है। हाँ, वो तो कर भी रहे हो, तो घर में तो स्मार्ट मीटर्स भी लगा रहे हैं लोगों के, 4 रुपए पर किलोवाट के हिसाब से। ओके, तो मैं एक छोटा सा रैपिड फायर भी करना चाह रहा था, कि हम सब सारे पॉडकास्ट में करते हैं, कि वैसे मैंने पूछ लिया आपसे, बट फिर भी, कि बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ईवी इस समय कौन सी है? बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ईवी है, आप अगर बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो टियागो ईवी। टियागो ईवी, ठीक है। होम चार्जिंग नहीं है, फिर भी ईवी लेनी चाहिए या नहीं? नहीं लेनी चाहिए। नहीं लेनी चाहिए, क्यों? अगर होम चार्जिंग नहीं है फिर भी हम कहीं और अगर चार्ज कर सकते हैं तो? देखिए, 2 चीज़ें हैं, अगर आप होम चार्जिंग नहीं है और कहीं और आप DC चार्जिंग करते हैं, वो अवेलेबल है, तो वो आपकी बैटरी हेल्थ के लिए ख़राब है, आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होगा, और तीसरी चीज़ आपका टाइम वेस्ट होगा। भले ही आप गाड़ी में बैठ के AC में काम कर रहे होंगे, लेकिन आपको बैठना तो पड़ेगा, गाड़ी तो छोड़ के नहीं आएंगे। और सेम चीज़ अगर आपको AC चार्जिंग भी बाहर मिल जाती है तो यही चीज़ हो जाएगी, कॉस्ट कम पड़ेगी लेकिन टाइम तो वेस्ट होगा आपका। बैटरी स्वैपिंग फ्यूचर है या गिमिक है? गिमिक नहीं है और फ्यूचर भी नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि ये एक पुरानी चीज़ है, चाइना भी उसको रिप्लेस कर रहा है फास्ट चार्जिंग से। तो मुझे लगता है जब तक वो इंडिया में आने की प्लानिंग रहेगी तब तक चार्जिंग और फास्ट हो चुकी होगी, और आई थिंक नहीं आ पाएगा। ओके, मोस्ट अंडररेटेड ईवी ब्रांड?
मोस्ट अंडररेटेड ईवी ब्रांड। अभी एज ऑफ नाउ तो नहीं है। विनफास्ट आई थिंक अभी कह नहीं सकते उस चीज को, अभी तो अंडररेटेड है, क्योंकि अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है और वो रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़े जाइंट हो सकते हैं। नहीं देखिए, वो आने के टाइम पे ग्रो करेंगे। अंडररेटेड हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी जो कंज्यूमर है वो भी ये देखेगा कि प्रॉपर सर्विस स्टेशन हो उसके यहाँ पे, सब चीजें हों, तो वो अभी इंफ्रा अभी उनको डेवलप करना है अपना। गाड़ी बहुत अच्छी है। मारुति इसका एग्जांपल है क्या? मारुति एग्जाम्पल उसका हो सकता था, लेकिन मारुति है नहीं, क्योंकि उन्होंने ईवी में एंट्री बहुत लेट की है और वो अंडररेटेड नहीं रहेंगे मुझे लगता है। अभी फिलहाल है, लेकिन दे विल बी अ बिग कंपटीशन इन द लॉन्ग रन, बट वो इस पे डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट अब पेनिट्रेट करते हैं। ओके, ईवी के जो फायर इंसिडेंट्स होते हैं ये ओवर हाइप होते हैं या रियल कंसर्न्स हैं? कुछ हद तक ओवर हाइप्ड है, वो हमेशा ही रहते हैं। कोई भी नई चीज आती, जब सीएनजी आई थी तो उसको भी ओवर हाइप किया जाता था, और कुछ हद तक रियल भी हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में जो इलेक्ट्रिकल जो फिटमेंट्स हैं और चीजें हैं उनको हम बहुत कैजुअली लेते हैं, उन पे हम प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, और प्रॉपर नॉर्म्स को नहीं फॉलो करने की वजह से फायर इंसिडेंट होते हैं, अदरवाइज ईवी चार्ज करने से कोई फायर इंसिडेंट नहीं होगा। अच्छा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं कि 2030 तक ईवी पेनिट्रेशन बहुत अच्छा करना है इंडिया में, तो आपको लगता है कि 2030 तक पूरा इंडिया एक ईवी मार्केट बन सकता है? 100% तो नहीं, गवर्नमेंट का 30% तक का एम है, और मुझे लगता है वो अचीवेबल है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। एक तो चार्जर्स भले ही वो ना लगाएं, फास्ट चार्जर्स, पावर को डेडिकेटेड देना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरी, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं वो उनको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी बहुत लैकिंग है, सर्विस स्टेशन पे है नहीं सब। फैमिली के लिए कौन सी ईवी बेस्ट है और क्यों? अगर सिटी यूसेज के लिए है तो टियागो ईवी, थोड़ा हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए तो पंच ईवी, और अगर आपको आउट स्टेशन भी चाहिए और आपको बिल्कुल इशूलेस और स्मूथ चीज़ चाहिए जो भी कंफर्टेबल भी हो, तो क्रेटा ईवी। क्रेटा ईवी सबसे अंडररेटेड तो वैसे क्रेटा ही है इस समय, मुझे लगता है। हाँ, जो आपने अंडररेटेड की बात की थी वो क्रेटा ईवी है। सबसे बेस्ट, सबसे स्मूथ, बिना किसी नाटक की कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने 1 मंथ क्रेटा ईवी ड्राइव की है, ऑलमोस्ट हर तरह के टेरेन पे, लॉन्ग रूट भी, सिटी में भी, डेली यूसेज में भी, एंड इट इज रियली फ्लॉलेस। अगर मैं क्रेटा ईवी को एक शब्द देता तो मैं देता नो नॉनसेंस कार। नो नॉनसेंस कार, एग्जैक्टली। ईवी के अंदर अभी उससे बेटर ऑप्शन नहीं है। नो नॉनसेंस कार, कोई इशू नहीं है। कई सारे ब्रांड्स कह के घूम रहे हैं कि हम बॉर्न ईवी हैं, हमारा प्लेटफॉर्म ये वाला है, कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत स्टेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक ही रीजन है उनके नहीं पेनिट्रेट करने का मार्केट, उनका प्राइस फैक्टर कंपेयर टू द रेंज which is offering, to the battery pack, not range। बैटरी पैक की वजह से उसका प्राइस बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका रेंज जो है 450 के आसपास बड़े आराम से आ जाता है, और वो 51 किलोवाट में आ रहा है, और यहाँ मैं 79 किलोवाट में स्ट्रगल कर रहा हूँ 450 के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फैमिली के लिए तो क्लैरेंस ईवी भी तो ठीक है ना फिर? क्लेविस ईवी बढ़िया है, क्योंकि क्लेविस ईवी क्योंकि सेम प्लेटफॉर्म पे है, सारी चीज सेम है, बट थोड़ा सा बड़े होने की वजह से उसकी रेंज घट जाती है, क्योंकि बैटरी पैक उसमें सेम ही आता है जो क्रेटा में आता है। ओके, अगले 5 साल का सबसे बिगेस्ट गेम चेंजिंग कंपनी कौन सी होगी ईवी इंडस्ट्री में? देखिए, ये तो काफ़ी अभी एसेस नहीं किया जा सकता, निकलने को तो कोई भी निकल सकता है, बट एज ऑफ नाउ आज की डेट में जो मुझे दिख रहा है वो कैन बी टाटा। विनफास्ट का क्या व्यू है? विनफास्ट इज पेनिट्रेटिंग फास्ट, बट अभी क्या उनकी आगे पॉलिसीज हैं वो हमें नहीं पता है, बट टाटा का तो हमें सामने दिख रहा है। बिल्कुल, टाटा का तो वर्क कल्चर ही एक अलग सिस्टम तरीके से काम करता है। सेफ्टी देख लो आप, सबसे ज़्यादा अगर सेफ्टी पे किसी ने काम किया तो उस समय वो टाटा ही है। कई सारे ग्लोबल एनकैप में और नेशनल एनकैप में ले आते हैं मार्क्स, लेकिन टाटा का जो थर्ड है जो बंद करने का गाड़ी का, उससे ही पता चल जाता है गाड़ी में कितनी स्टील यूज़ हुई है, हाई क्वालिटी स्टील। टाटा तो एक डिफरेंट सेगमेंट पे ही काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से टाटा ग्रो कर रहा है वो दिन दूर नहीं है कि हम जिस तरीके से टाटा को बीच में छोड़ दिया था ना 2012 से लेके 2020 के बीच में, हम सिर्फ टाटा ही दिखाई देगा हमें हर जगह पे। टाटा की गाड़ियाँ प्रीमियम सेगमेंट में आ रही हैं, टाटा का इंटीरियर अच्छा हो गया है, हमेशा से रेवोल्यूशनरी ही रहा है टाटा। एग्जैक्टली। इंडिका देख लो आप, इंडिका लेके आया तो उस समय पे किसी को पता ही नहीं था कि इंडिका इतनी अच्छी आ सकती है। सफारी लेके आया, कितनी बढ़िया गाड़ी। उन्होंने सियरा उस टाइम पे लॉन्च की थी, वो भी इतनी बढ़िया गाड़ी, जो कि दोबारा अब वो लेके आए हैं। मुझे इतनी पसंद नहीं आई नई वाली, दोबारा वाली इतनी अच्छी नहीं है। तो मतलब जिस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं ना अपनी पुरानी लेगेसी के ऊपर और पुरानी चीज़ों पे,
कमेंडेबल है टाटा के लिए। तो थोड़ा सा सर्विस के ऊपर वो लोग वर्क कर रहे हैं, और सर्विस के ऊपर थोड़ा सा वो और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं, सर्विस तो वो अनबीटेबल हो जाएंगे। आपको लगता है कि सर्विस एक ऐसी चीज़ है जो आदमी पे भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत? आदमी पे भी डिपेंड करता है, सर्विस स्टेशन पे भी डिपेंड करता है, दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है ना। आप एक ही सेम सर्विस स्टेशन पे एक जने की फाइट होती है और दूसरा जना वहाँ स्मूथली करा के निकल जाता है। ओके, तो ऐसा होता है, ये तो एक फैक्ट है। बट सर्विस स्टेशन का जो मैंने आपको बोला, जो इशू ईवीज के केस में फेस हो रहा है, वो है टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी। वो चैलेंज सबके साथ है, टाटा के साथ नहीं है अकेले। वो चैलेंज जहाँ पे आपका रिजॉल्व होना शुरू हो गया, तो टाटा एज पर देयर रेंज ऑफ व्हीकल्स ना एंड देयर पेनिट्रेशन, उनको बीट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अब हम अगला एक और सेशन रिकॉर्ड करें, लेकिन वो मैं चाहता हूँ आपकी गाड़ी के अंदर ही करें। बिल्कुल, है ना। आप मुझे छोटी छोटी चीज़ों पे समझाओ जो लोगों को प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। आपके पास इतने मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, लोग आपको कांटेक्ट करते हैं, आप मुझे वो ना बताओ प्रैक्टिकली कि ये इतना छोटा पार्ट है लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है किसी गाड़ी के लिए। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें बताइए कि हमें फीडबैक दीजिए कि हम और किस किस को लेके आ सकते हैं, क्या चीज़ें हम और बेहतर कर सकते हैं। थैंक यू।